Guys, please subscribe our channel for more videos and please comments what you feel in this videos. Don't forget to support our channel. Okay guys, let's start the horror story. एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था, सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाथ से कुछ सामान भी लेना था तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था, गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना, ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हारकर वे बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे कभी बच्चों के कभी बाहर, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी।
वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था। और खुशी से कभी टू वो आवाजें भी निकल रही थी। हूं हूं सी आवाजें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था। और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूं हूं जोर की आवाज निकल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। Guys, what you think it's true story or not, comment us. Okay guys, next story. कि जिस औजार से ये कहानी गढ़ी गई है उससे ये दिल को चीर जाती है। कल्पना का यथार्थ में इतना यथार्थवादी रूपांतरण पहले कभी नहीं हुआ है। और अंत में अपने सुसाइड नोट में दुलीराम लिख छोड़ता है, मेरी और मेरे परिवार की हत्या की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है। ऐसे ही रोज कई दुलीराम और मल्लू अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक सवाल कि आखिर कौन है इस मौत का जिम्मेवार। ये सवाल लेखक ने एक नहीं कई बार अपनी कहानियों में उठाया है। गुरु चेला संवाद में चेला पूछता है कि गुरुजी, दंगों का जिम्मेवार कौन है। गुरु आखिरकार जनता को जिम्मेवार ठहराता है। जनता का मतलब हम और हम का मतलब कोई नहीं। कोई नहीं यानी शैतान भी नहीं, अल्लाह भी नहीं। संग्रह का अंत इसी सवाल की खोजबीन से होता है। शैतान के दिल से बोझ उतर जाता है कि चलो, लोग सच्चाई जानते हैं कि दंगे उसने नहीं करवाए। बाद में लोग उसे बताते हैं कि यहाँ अल्लाह मियाँ भी आए थे और वह भी यही बात कह रहे थे। पूरा संग्रह दिल पर पत्थर रखकर समाप्त होता है। सवाल अधर में लटका रहता है, आखिर कौन। संग्रह में श्री टी पी देव की 10 कहानियां ब्रेख्त के महाशय क और महाशय ब की कहानियों की याद दिलाती हैं। संभव है शैली और नाम वहीं से प्रेरित हो। लेखक की समझदारी, हास्य, व्यंग्य और खिलंदड़ेपन का सबूत ये कहानियां कहीं बहुत गहरे जाकर मार करती हैं। ये कहानियां सही मायनों में असगर वजाहत की दृष्टि और निशाने की सूचक है। ऐसे ही गुरु चेला संवाद और विकसित देश की पहचान में कुछ सवाल जवाब है। इनमें आपको वृत्ताकार तर्क के कई नमूने मिल जाएंगे जो दक्षिणपंथ की खास प्रवृत्ति है। इस तर्क का अनेक तरीकों से उपयोग किया गया है। संवादों के अंत में लेखक जो कहना चाहता है वह पूरी तरह व्यंग्यात्मक लहजे में अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक इसी तर्क पर एक कहानी है और इस संग्रह में वह अपने किस्म की इकलौती कहानी है, अपनी अपनी पत्नियों का सांस्कृतिक विकास। हालांकि यहाँ इसके माध्यम से मध्यवर्गीय बौद्धिक तबके के स्त्रियों के संदर्भ में दोमुन्हे रवैये का पर्दाफाश किया गया है। एक पुरुष दूसरी स्त्री के सांस्कृतिक विकास में बाधाओं को बड़ी आसानी से लक्षित कर लेता है, लेकिन जब अपनी पत्नी की बात आती है तो वह सामंती ढांचे को तोड़ नहीं पाता। इस विषय पर कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन असगर वजाहत की शैली और भाषा के कारण ये दिलचस्प बन पड़ी है। असगर वजाहत के इस चौथे कहानी संग्रह में उनके पिछले संग्रहों की तुलना में कथा भाषा ज्यादा परिपक्व, शैली मारक तथा अर्थ संकेत अधिक लयबद्ध हुए हैं। इन कहानियों को समझने की एक आवश्यक शर्त यह है कि वाक्यों और शब्दों में कहे गए यथार्थ के अतिरिक्त खाली जगहों में कैद खामोशियों को भी पढ़ने की कोशिश की जाए। अच्छी कविता की यही विशेषता होती है कि वह जितना कहती है उससे ज्यादा अनकहा रहा जाता है।
असगर वजाहत की तमाम कहानियां इस मायने में कवितात्मक है और जितनी बार पढ़ी जाए उतनी ही परत दर परत उभरती चली जाती है। हर एक परत अपने आप में एक कहानी होती है जिसमें कटु यथार्थ की परछाइयां तैरती चली आती हैं, डराती हैं, सहमाती हैं और आभास दिलाती हैं कि यदि हम अभी तक हंस रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि बुरी खबर हम तक नहीं पहुंची है, वरना शैतान अपनी शायरी रचने में मशगूल है। ये जानते हुए भी कि उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही है, उसकी साजिशों को लोग समझ चुके हैं, वह आगे बढ़ रहा है अपनी कार्रवाइयों में, सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि उसे दोषी ठहराने वाला कोई नहीं। इस शैतानी गणित के तमाम रूप असगर वजाहत हमें दिखाते हैं। लड़कियां, 1300 साल का बेबी कैमिल, मेरे मौला, जिम्मेवारी। ढेर सारे किस्से लेखक के पास हैं और हर एक में दर्द सांद्र होता जाता है। लेखक सिर्फ एक चूक कर जाता है, वह दर्द के इस पूरे विन्यास में खुद आउटसाइडर हो उठता है। यह यदि एक अच्छे कहानीकार की पहचान है तो एक संदेह का प्रस्थान बिंदु भी कि क्या रचनाकार का वास्तविक जीवन वैसा है। यदि वह एक ओर जख्म के गोष्ठीबाजों और सांप्रदायिकता विरोधियों का मखौल उड़ाता है और दूसरी ओर खुद उसके पास मुख्तार के सवालों के जवाब में सिर्फ खींच बची रह जाती है, तो सवाल मौजूद है। ये वही सवाल है जो ज्ञान के सेब से उपजा था। फर्क सिर्फ इतना है कि देशकाल बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, द्वंद्व किसी सनातन तत्व की भांति अब भी बाकी है। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में जिंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब सामान्य हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षरता की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुंची। उन्होंने ने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था, घर पर सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी लेके आ गया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, तंत्र मंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए और एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी ये सब देखा, उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, ये आदमी ऊपरी हवा का इलाज कर सकता है। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर में कोई परेशानी होती तो कभी किसी और के घर में। कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की अच्छी कट रही थी। एक दिन घूम घुमा कर परेशानी मेरे घर में भी आ गई। मैं बहुत छोटा था, मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थीं। नए शहर में किसी डॉक्टर को वो जानती नहीं थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास चलने की सलाह दी। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी, हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर में बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी से पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की और किसी ने क्रिया करके अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे ये परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज है क्या इसका? दादी ने परेशान होकर माली से पूछा। ये चीज़ थोड़ी जिद्दी है, ये बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजी का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर यह बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको ये चीज़ दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहां से वापस अपने घर आ गईं।
दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुंचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं था। मम्मी ने जब इस बारे में दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल है माली जी ने। और मेरे पिताजी से इस बात को करने को दादी ने मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि पिताजी इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे, दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे। इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी गई कि ये बात पिताजी के सामने न आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और फिर सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले के औरतों में अब मेरी दादी भी उस समूह में शामिल हो गई थी जो माली पर विश्वास करती थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में अजीब ही हो गया, कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ही ठीक हो जाते। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात से अनजान थे। माली जब भी आता दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से भी अभिवादन वगैरह करवा देते, मगर बताया कभी नहीं कि ये आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वही बेहोश हो गईं। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को ये बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कामकाज में लगी हुई थी। मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझा और माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। ये बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर ये बात माली से पूछने की ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी झट चला आया। आखिर एक आवाज़ में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादी ने उसे बात बता दी। माली ने कुछ देर सोचा और हाथ में कुछ लांग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लांग को लौन से गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती हैं। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी से कैसे कोई देवी उस पर आ सकती है। माता जी, ये तो देवी की महिमा है, न जाने कब किस पर दयाल हो जाएं। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात का उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा न बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार पूजा करवाने का मन बना लिया। लेकिन अगले दिन रविवार था और पिताजी उपस्थिति में ये मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी ने कर दिया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोहबान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोल के मन ही मन माता का आवाहन करो, सो दादा दादी करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफी प्रचन्नता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियां टूटकर हाथों में कई जगह लगी गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इसी प्रचन्नता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचन्नता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गईं। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो तब होश ही नहीं था। इधर माली ने दादाजी से कहा कि अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज से इस बात को स्वीकार किया और माली को विदा कर दिया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, तो फिर ये सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए कि ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई। माली के विषय में तो ये कहा कि वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगे हाथ में दे दूंगा। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया।
सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता और माली की अच्छी खासी दावत का इंतजाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग। मम्मी इन सब बातों से बहुत ज्यादा उब गई थी, जिसे कहा जा सकता है कि पीड़ित हो गई थी। काफी परेशान हो जाने पर एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी में लिखकर बता दी। क्योंकि उस जमाने में फोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे। साधारण सा दिखने वाले अपने साथ हाथ में एक छोटा सा थैला लेके वो मामा जी से साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी भी ये जताए बिना कि उन्हें ये सब बात पता है चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी का परिचय करवाया। ये हमारे एक दूर के चाचा जी हैं मन्नीलाल, यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो ये शायद कुछ बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मन्नीलाल चाचा ने कहा कि माताजी, माली जी को बुला लीजिए तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई पर बैठकर मामा जी और मन्नी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप आनंद ले रहे थे कि माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोग का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत की बात के बाद मामा जी ने माली से पूछा, आपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी करवाई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी। माली से जवाब दिया। कौन सी देवी हैं वो? मन्नीलाल चाचा ने सवाल किया। ये तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की होंगी। माली ने दादाजी तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी नहीं है। तो फिर कोई और होंगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा। माली ने कहा। यहाँ उसका तात्पर्य चेचक से था। उसे भी देवी का दर्शन कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह होती है और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कभी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी। माली ने खुद को फंसता देख इस तरह डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए। आखिर वो देवी हैं कौन सी जो ऐसे परेशान कर रही हैं? मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार किया। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप हैं ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोल, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी भी, मगर मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगा, मगर दिए की बाती ने लो नहीं पकड़ी। एक बाद माचिस की तिल्लियां जला जला कर माली ने 3 माच से खाली कर दी, मगर दिया नहीं जला। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी ये हालत हो रही थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। माली सब कुछ रख कर बैठ कर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं। माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे? मन्नी चाचा ने कहा। का क्या मतलब? माली ने लखाती जुबान से पूछा। एक फूल और कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया? तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, कैसा नीच कर्म? चाचा, इस ****** की औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि ये इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब ये अपनी सास के बाद अपने कुल देवता की पूजा करती तो ये सारी पूजा इसकी देवी लेती, और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाती और ये नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा जाता। और अगर इस बात से इस कुल के देवता नाराज हो जाते तो ये कुल यहीं रुक जाता। ये कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जहाँ से आया है वही चला जा, तेरा ये सारा नाटक आज के बाद नहीं चलेगा, अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली करके ये सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए।
माफ कर दो बाबा, माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर मेरी देवी सिद्धि मत छीनो। माली रोनी सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ते हुए बोला, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज बाकी होती तो ये दिए जल गए होते। अब उठ और निकल जा यहाँ से, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो हो गया था, फिर वो वहां 2 दिन रुके और चले गए। इन 2 दिनों में माली के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद वो वहां से कहीं और रहने चला गया। दोस्तों, मन्नी लाल चाचा एक अघोरी थे। उन दिनों वो कानपुर के मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। एक बार एक दोस्त के घायल होने पर मामा जी हेलेट हॉस्पिटल गए। वही मामा जी की मुलाकात मन्नी चाचा से हुई थी। फिर वो अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मामा जी ने मम्मी की चिट्ठी के बारे में मन्नी चाचा को बताया तो वो तुरंत आने को तैयार हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे अघोरी नहीं थे, मगर माली का काम करने के लिए काफ़ी थे। कुछ साल पहले मैं भी उनसे मिला था। उसके बाद सन 2009 में उनका देहांत हो गया, मगर उनके काफ़ी एहसान आज भी हमारे ऊपर हैं। Guys, what you think it's true story or not, comment us. Okay guys, next story. मैदानी भागों में भी अगर किसी कल कल बहती नदी के किनारे कोई छोटा सा गांव हो, आसपास में हरियाली ही हरियाली हो, शाम के समय गाय बकरियों का झुंड इस नदी के किनारे के खाली भागों में छोटी बड़ी झाड़ियों के बीच उग आई घासों को चर रहा हो, गाय रह रहकर रंभा रही हो, बछड़े कुलाचे भर रहे हो, वहीं कहीं पास में ही एक छोटे से खाली भाग में चरवाहे गुल्ली डंडा या चिक्का कबड्डी आदि खेल रहे हो और छोटी छोटी बातों पर भी तर्क वितर्क करते हुए हंसी मजाक कर रहे हो, पास के ही खेतों में किसान लोग खेतों की निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हो, रह रहकर कहीं सुरती ठोकने की आवाज आ रही हो तो कोई किसान खेत जोतने के बाद कांधे पर हल उठाए गांव में जाने की तैयारी कर रहा हो, कुछ घसकर हिन घास से भरे खांची को सर पर उठाए, हाथ में हंसुआ और खुरपी लिए घर की ओर जाने के लिए उतावली दिख रही हो और उसी समय कोई चिंतक वहीं आसपास नजरें गड़ाए ये सब देख रहा हो, तो उसे ये सब देखना या महसूस करना किसी स्वर्णिम आनंद से कम नहीं होगा। यह मनोहारी दृश्य उसके लिए सदा अविस्मरणीय होगा। जब आप सरवरिया क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खलार में आपको एक बबनवली नाम का गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। इन्हीं टोलों में से एक टोला है बभन टोला। बभन टोला को आप पास के टोले वाले बबनौती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर बसे 22 to 24 घरों में से 18 to 20 घर ब्राह्मणों के ही हैं। इस टोले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंडक बहती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों में मुख्य रूप से डेह बाबा, बरम बाबा, काली माई, भवानी माई के थान है और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टीले पर बना छोटा सा शिव मंदिर। अगर कभी आप किसी सुरम्य पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हो और उसकी खूबसूरती के कायल हो और उसके बाद मैदानी भाग के इस छोटे से टोले रूपी गांव में जाने को मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरम्य वातावरण, गंवई सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में अगर कोई अविस्मरणीय मनोहारी स्थल है तो बस वह यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल में नैन्सी नामक की एक शोटशी भी थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता ही रह जाता। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीची रखती थी। नैन्सी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठाकर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फर्राटेदार तत्समी हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी नैन्सी। उसके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था।
रमेसर काका तो गांव वालों के सामने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और सीना तानकर कहते थे कि अगर नैन्सी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे सूरज का ब्याह नैन्सी से करना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ न दे। गांव में आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह था सूरज। नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों के तरफ भी निकल जाया करती और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारा बतियाती और हिरनी की तरह कुलाचे भरती गांव में आ जाया करती। कभी कभी जब सूरज गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो नैन्सी भी उसके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। पुआल का लुढ़ा बना बनाकर गायों बैलों के शरीर पर मलती, गायों बछड़ों को दुलराती और किसी गाय का पगहा पकड़े कोई विदेशी गीत गुनगुनाते सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज लड़ भी जाते, पर यह तकरार बहुत अधिक देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं रख पाती। कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के दिल के किसी कोने में प्रेम इंगराई लेने लगा था, प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखन कहें या प्रकृति को कोई खेल, लगभग 2 to 3 महीने के बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी ने जो ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी प्रफुल्लित मन से मन ही मन उसकी जय जयकार करने लगे। रमेसर काका तो इतने प्रसन्न थे कि उनके आंख के आंसू बहुत चाहने के बाद भी आंखों में रहना उचित नहीं समझे और आंखें भी अब उनको विदा करना ही ठीक समझी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रमेसर काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह, अरे मेरी बेटी, कहकर अहकने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक न सकी और उनसे लिपटकर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रमेसर काका के घर के सभी कामों में हाथ बटाने के साथ ही गांव वालों को सिखलाना पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे 10 to 11 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह से ग्रामीण किशोरी के रूप में परिणत हो चुकी थी। इन 10 to 11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना प्रेरित किया था, इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 1O और 1-2 आदि पास थे, वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरियों में चयनित हो गए। रमेसर काका का बेटा सूरज भी NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव की सरलता, सुंदरता व संपन्नता ठंड से कांपती एक चिड़ै की तरह पंख को सिकोड़े हुए थी, वही सरलता, सुंदरता व संपन्नता अब नैन्सी रूपी घाम के लगने से अपना पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का प्रशिक्षण समाप्त होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेना अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वह 10 to 15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था। इन 10 to 15 दिनों में समय ने पूरी तरह से करवट लिया। नैन्सी के ये बताते ही कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, रमेसर काका ने स्नेहिल हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सूरज से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि नैन्सी को तू अपना ले। सूरज ने रमेसर काका के हाँ में हाँ तो मिलाई पर कहा कि बाबूजी ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही नैन्सी से ब्याह रचा लूंगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है उस शक्ति का, जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भान है, वह कभी कभी कुछ ऐसे खेल कर जाती है कि खिलौना टूटकर बिखर जाता है या उसकी दृश्यता अदृश्यता में परिणत हो जाती है। जी हाँ, परिणीता बनने से पहले ही उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला नैन्सी के साथ। ऐसा खेल जो नैन्सी के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ ये था कि सूरज सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया था और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान, अधिकारी गायब हो गए थे और 15 to 20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उनका अता पता नहीं मिला तो सेना ने यह मान लिया था कि वे आतंक की भेंट चढ़ गए। नैन्सी, वही नैन्सी जो पहले एक हिरनी की तरह कुलाचे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने, रमेसर काका ने उसे बहुत समझाया पर सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बनी रही। सुनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सूरज जिंदा है, वह मरा नहीं है।
फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिल जाएगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सूरज शहीद हो चुका है। अब नैन्सी के पास खुद कुछ करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सूरज को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सूरज अब नहीं रहा। क्योंकि वह एक दिन रमेसर काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सूरज नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म पर एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर पता चलता। पर सात्विक, समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। रमेसर काका ने इसे नैन्सी का सूरज के प्रति दीवानगी, पागलपन समझा और बस उसे सांत्वना देकर रह गए। लगभग 1 महीने बीत गए। अब नैन्सी थोड़ी कठोर सी लगने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावली हो गई है। एक दिन सुबह जब रमेसर काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो नैन्सी घर में न दिखी। दरअसल नैन्सी तो सूरज की खोज में निकल गई थी। नैन्सी के जाने के लगभग 14 से 15 दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटी जो रमेसर काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता, नैन्सी के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल नैन्सी एक सैनिक के भेष में भारतीय सैनिकों की आंख से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सूरज गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर नैन्सी ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था, अपितु कितनों को मार गिराया था और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी यह लीला समाप्त कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने नैन्सी के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे ससम्मान रमेसर काका को सौंप दिए थे। नैन्सी के चले जाने से केवल रमेसर काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण, सात्विक, मनोरम परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। काफी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने धर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह रमेसर काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उनके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और रमेसर काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज ने। वह सुमधुर आवाज किसी और की नहीं अपितु नैन्सी की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी, डरिए नहीं, मैं नैन्सी। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सूरज को भी वापस लाऊंगी। रमेसर काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर के बाहर निकले और घर से बाहर निकले ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाए आवाज में कहा कि वह लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है, ऐसा क्या हुआ है कि रमेसर काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा, महसूस हुआ जिससे उन्हें भी नैन्सी के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नैन्सी तो मर चुकी थी, वह कैसे आ सकती है। अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके नैन्सी को आवाज लगाई, पर अब तो पायल की आवाज भी गायब हो गई थी। फिर क्या था, कुछ लोगों ने रमेसर काका का पूरा घर छान मारा पर उसे नैन्सी कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे, तो क्या नैन्सी की आत्मा। खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर नैन्सी की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़ बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला आवाज गूंजने लगी, हाँ, मैं नैन्सी हूँ नैन्सी, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सूरज को लाकर रमेसर काका को सौंप नहीं देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पर हाँ, मैं ये भी वादा करती हूँ कि मेरे कारण इस गांव के किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा।
मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंध को निभाती रहूंगी। यह आवाज समाप्त होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नैन्सी को लगता था कि सूरज जिंदा है तो क्या वास्तव में सूरज जिंदा था? क्या वास्तव में नैन्सी की आत्मा सूरज को वापस ला सकी? अगर हाँ, तो उसने सूरज को लाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आतंक की हद तक जाकर आतंकियों को ही तो आतंक में जीने पर मजबूर कर दिया? बहुत कुछ है जानने को, सोचने को। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो शायद इस कहानी से ही जुड़ी हो, इसका ही अगला भाग हो। Guys, what you think it's true story or not? Comment us. Okay guys, next story. गर्मी का महीना, खड़ खड़ दोपहरिया। रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। गाय हाल की ही ब्याई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रहकर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखता था और न ही तालाब आदि। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बारी, बगीचा दिखी। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहां कोई गदही हो और इन अनबोलतों को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी की ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे। पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे तथा कुछ सूखने के कगार पर थे। बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। पर जो ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरम मर की एक भयावह आवाज शुरू हो गई। यह आवाज इतनी भयावह थी कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छांव में उन्हें तथा गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नजर दौड़ाए पर कहीं पानी नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो, वह भले सूख गया हो पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बंधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर ढुकने प्रवेश लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटे पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेशर भाई के पैरों की नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह एहसास करा जाते थे। बारी में काफी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक गदही तालाब दिखी। उसके पेटे में थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, पर उस गदही के किनारे का नजारा देखकर रमेशर भाई के कदम ठिठक गए। अनायास की उनके माथे से पसीने की बूंदें टप टपाने लगी। उनके कदम अब ना आगे ही बढ़ रहे थे और ना ही पीछे ही। दरअसल गदही किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में धकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी सरीखे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले रमेशर भाई के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लासमय। अब रमेशर भाई क्या करें? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम गोहराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके।
गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गोवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपककर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेसर भाई सोचे कि अरे मैं तो गबरू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूंगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि रमेसर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम आते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो वे गाय चराने अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रमेसर भाई के जेहन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस गदही के पास चला जाए। हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नजदीक से देखने का मौका भी। उनके दिमाग में ये भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हैं तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रमेसर भाई उठे और गाय का पगहा सहित गरियां, गले में लगी रस्सी पकड़कर गदही की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय के पीछे पीछे बछड़ू भी चलने लगा। ज्यों ही रमेसर भाई गाय को लेकर गदही के पास पहुंचे, गाय, बछड़ू और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि से उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेसर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेसर भाई की ओर बढ़ा भी, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। रमेसर भाई निडर होकर गदही के किनारे पहुंचे, पर अरे ये क्या, वे तथा गाय व बछड़ुए पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कंपाने के लिए काफी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेसर भाई कितना भी कोशिश करते पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली थी। रमेसर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय के गरियाओं को और कसकर पकड़ लिए। अब रमेसर भाई एक हाथ में लाठी को भांजते हुए तथा गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते, मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बारी का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाए। खैर अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेसर भाई ही, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक रमेसर भाई अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में धकेल दिए और फिर से तेजी से आकर गाय के पास सट गए। अब तो उन भूतों में से कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब ही गए। पर अभी 5-7 भूत भूतनी रमेसर भाई का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपात आदि बारी में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और रमेसर भाई के साथ ही वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उस नवयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस नवयौवना को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए, ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ,
बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग खुरहुरिया घास फूस वाली पगडंडी रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खाजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर इधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रमेशर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांवों को चाट रही थी। रमेशर भाई अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे। चूंकि वे कई बार रात बिरात घर से दूर एकांत में रहते थे तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ ही जाता था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो वे उसे जरूर लेकर अपने घर पर आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गदही से दूर हो गए और रमेशर भाई अपनी गाय के साथ छक्कर पानी पिए। उस गढ़ी का पानी भी बहुत मिठू था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब कोरड़ाकर गढ़ी किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेशर भाई अपने एंगोचे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। रमेशर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे। बारी से बाहर आने के बाद जब रमेशर भाई घूमकर बारी की ओर देखे तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वह प्रेतनी प्रेम भाव से रमेशर भाई को निहार रही थी। रमेशर भाई 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किए और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिए। Okay guys, if you like the story then subscribe our channel. The story is finished, but don't worry, we brings you a new horror story just for you, and don't forget to subscribe. Thank you all.